नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज संख्या जो 5 है उसका फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसमें कि सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें। एक तो ये कि इसके हिंदी साइड में लिखा हुआ है, बहुत सारा टिक लगाया हुआ है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले से मतलब कि मैंने सॉल्व किया था इसको, तो उस समय का टिक लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा ये कि इसका पीडीएफ बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जिसमें आपको स्व मूल्यांकन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और करनी है, वो ये कि जैसे जो इसके प्रश्न हैं विज्ञान के, तो जो भी दृष्टि आईएएस वाले टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था, तो वो प्रश्न जहाँ जहाँ पर भी टैली कर गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मैंने उसकी भी चर्चा इसमें कर दी है, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। एक तरीके से रिवीजन, फास्ट रिवीजन में भी शॉर्ट रिवीजन आपको हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक तो न्यूटन नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल मूल मात्रक कितने हैं या फिर क्या होते हैं। तो मूल मात्रक वो हैं जिसकी मदद से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मात्र 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? एक है मीटर, मीटर से लेंथ का मेजरमेंट होता है। केजी, केजी से द्रव्यमान या मास का मेजरमेंट होता है। एस यानी सेकेंड, सेकेंड से टाइम का मेजरमेंट होता है, 3 हो गया। और फिर एम्पियर, एम्पियर से विद्युत धारा का मेजरमेंट होता है। केल्विन से ताप का मेजरमेंट होता है। मोल से पदार्थ की मात्रा का मेजरमेंट होता है, 6 हो गया। और एक लास्ट में है सीडी यानी कैंडेला, कैंडेला से ज्योति तीव्रता के मेजरमेंट होता है। तो जो बाकी के ऑप्शन थे, सेकेंड, एम्पियर, मोल, ये सारे मूल मात्रक थे, जबकि न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। अब देखिए दूसरा, कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति पीछे गिर जाता है, तो ये उदाहरण होता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का। क्या है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात क्रिया होने पर मतलब प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। अब तीसरा, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कन्वर्ट्स करता है, ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसे कि डायनेमो, डायनेमो भी वही करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अब इससे ऐसे ही क्वेश्चंस, परिवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एक दृष्टि आईएएस वाले में था। वो क्या क्या था? मिलान करने वाले में था। मैं सारा एक बार बोल देता हूँ। उसमें आया था कि लाउड स्पीकर के बारे में। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। सितार क्या करता है? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ध्यान रखिएगा, लाउड स्पीकर के बारे में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण, और सितार का यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है। एक आया था मोमबत्ती क्या करता है? तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ये एक तरीके से आपका दृष्टि आईएएस का प्रश्न भी रिवीजन हो गया। 4th नंबर, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो घास स्थलीय जो पारितंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो ध्यान रखना है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। वैसे पिरामिड के बारे में मैं बात करूं तो पिरामिड 2 तरह के होते हैं, मतलब 3 तरह के होते हैं दरअसल। एक होता है संख्या का पिरामिड यानी जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा वो सीधा ही होता है ऊर्जा का पिरामिड, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता है। मेन कन्फ्यूजन होता है उल्टा है या सीधा, ये जीव भार और पारितंत्र, ये संख्या पिरामिड में, जीव संख्या पिरामिड में। तो देखिए थोड़ा सा सिर्फ बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे जब जब ये आएगा ना तो मैं रिपीट कर दूंगा, जब जब आएगा। ऐसे इस पूरे टेस्ट सीरीज में 3-4 बार आएगा तो मैं रिपीट करता ही रहूँगा। देखिए, जीव भार पिरामिड जो होता है तो वो सीधा कहाँ होता है? स्थलीय पारितंत्र में। और उल्टा कहाँ होता है? जलीय पारितंत्र में। फिर से बोलता हूँ, जीव भार का पिरामिड, जीव भार का मतलब जीवों का जो भार होता है, अगर उसका पिरामिड बनाएं तो स्थलीय पारितंत्र में सीधा होगा और जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। ठीक है, फैक्ट की तरह याद रख लेना है। उसी तरह से अगर संख्या पिरामिड की हम बात करें तो संख्या पिरामिड वाले में सिर्फ एक ही बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों बोलोगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो संख्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो घास पारितंत्र जो होता है, या फिर तालाब कह लीजिए, तालाब का भी जो पारितंत्र होता है वो सीधा होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट और है, लेकिन मैंने अभी नहीं बोला है। अभी देखिए 5 नंबर, निम्न युग्म पर विचार करना है। क्या विचार करना है? मतलब विचार ये करना है कौन सही सुमेलित है। तो वैसे सारे सही सुमेलित हैं, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। ग्लोवर सॉल्ट सीसा के निर्माण में प्रयोग होता है। केल्गन जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। ओजोन
कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर लिखा हुआ है जल प्रक्रमण संयंत्र, समझ में आया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स। इसी को हिंदी में इतना कठिन बना दिया है, जल प्रक्रमण संयंत्र। तो जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? यानी कि वाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स में जो घुले हुए ठोस पदार्थ होते हैं उसको हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आसवन क्या है और आयन एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में रिसर्च करें। व्याख्या में वैसे कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो आप अपने नोट्स में या गूगल करके कैसे भी रिसर्च कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। क्या बोल रहा हूँ? एडीपी, डी से डी फॉर डॉग। तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है। अच्छा 8 नंबर, वर्णयुक्त और प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं हैं। वर्णयुक्त मतलब पिगमेंटेड और प्रकाश प्रवर्तक मतलब लाइफ रिफ्लेक्टिव सेल्स। तो वर्णयुक्त और प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं कौन है इसमें? तो इसमें है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर है। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे जीव देखे होंगे जिसकी त्वचा पर, मतलब त्वचा पे जो भी परत होता है वो चमकता है, सूर्य की प्रकाश पड़ने पर या ऐसे भी चमकते रहता है। तो उसी को कहते हैं क्रोमेटोफोर, मतलब कोशिकाएं। क्रोमेटोफोर कोशिकाएं वर्णयुक्त या प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं होती है, जिसको हम क्रोमेटोफोर कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि जैसे मछली आपने देखा होगा, मछली के जो ऊपरी सतह होती है वो चमकती है, तो वो एक सेल है, उस सेल को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है। यह पाई जाती है कहाँ कहाँ? उभयचर में पाई जाती है, मत्स्य यानी कि मछली में पाई जाती है और रेंगने वाले जीवों में पाई जाती है। क्या क्रोमेटोफोर क्या होता है इससे? ये एक तरह का पिगमेंटेड यानी कि वर्णयुक्त होता है और प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं होता है। ठीक है। 9 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं है? तो जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। सही सही पहले देख लेते हैं। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ठीक है। लेकिन बेतवा राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में नहीं, लातेहार झारखंड में है। बेतला बोल रहा हूँ, बेतवा नहीं, बेतला ला। तो कहाँ है ये? लातेहार झारखंड में है। देखिए, इस तरह राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्नों को अगर आपको दिमाग में रखना है तो मेरे विचार से आपको आउटलाइन मैप लेने चाहिए और आउटलाइन मैप में सबका मैपिंग कर लीजिए। ये बात अलग है कि हो सकता है कि ऐसा करने पर आपको मतलब जवाब के रूप में याद ना रहे, लेकिन अवचेतन मन में बैठ जाता है और विकल्प देखने से आप एलिमिनेट करके या उसका विकल्प चुन करके आप कर सकते हैं सही से आंसर। ऐसा मेरा अनुभव है। 10 नंबर, एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है। तो एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है? जो जल की सतह पर शैवाल के परत होते हैं ना, उसी को एल्गल ब्लूम या एल्गेई ब्लूम कहते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है भाई? तो एथेनॉल प्लस मेथेनॉल का मिश्रण होता है। क्या? डीनेचर्ड अल्कोहल। अब देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था दृष्टि आईएएस वाले में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा वो दृष्टि आईएएस वाला जो है। देखिए, मैं अभी 2 चीज़ याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि पॉलिटी के ध्येय आईएएस के दृष्टि आईएएस के दोनों टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व कर दी हैं, अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। और पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स 2012 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। एक आत्मविश्वास बनेगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है। इससे बाहर कहाँ जाएगा क्वेश्चन? कहीं नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। अब एक आध दो तो इधर उधर रहता ही है। इसके बाद फिर हिस्ट्री के मैंने अपलोड कर दिए हैं दृष्टि के टेस्ट सीरीज, तो वो भी आप देख लीजिएगा। शायद ध्येय आईएएस का भी हिस्ट्री का अपलोडेड नहीं है, लेकिन हाँ जीएस वर्ल्ड का अपलोडेड है। जीएस वर्ल्ड का ज्योग्राफी वाला अपलोडेड भी है और करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न मतलब एक पूरा का पूरा सेट अपलोडेड है। तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और उसको मतलब रिसर्च वे में एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट की तरह, तो उतना ज़्यादा लाभ करेगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए, मैं कह रहा था कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? तो एथेनॉल प्लस मेथेनॉल का मिश्रण होता है। ठीक है। इसी से संबंधित दृष्टि आईएएस में एक क्वेश्चन था, पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया था? स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहा जाता है? तो वहाँ विकल्प में हमने चुना था एथिल अल्कोहल को, और हमने चर्चा की थी कि एथिल अल्कोहल को भी एथेनॉल कहते हैं। क्यों होता है स्पिरिट ऑफ वाइन ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल? ऐसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सभी प्रकार की वाइन यानी शराब का मुख्य घटक होता है।
क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल स्पिरिट ऑफ वाइन कहलाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का शराब बनाया जाए उसका मुख्य घटक यही होगा, मतलब इसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया दृष्टिया इस वाला। और यहाँ पर हमने पढ़ा डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो एथेनॉल प्लस मेथेनॉल का मिश्रण होता है। ठीक है, अच्छा मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसमें मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ। मैंने वो पूछा था कि विश्व में सबसे अच्छी शराब कहाँ बनाई जाती है, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बनाई जाती है, याद रखना है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है? क्रिस्टल वृद्धि का मतलब साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, लवण क्रिस्टल वृद्धि का उदाहरण है साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। तो भौतिक अपक्षय जो होता है वो लवण क्रिस्टल वृद्धि का एक उदाहरण है, भौतिक अपक्षय। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? तो असत्य का चुनाव करना है। पहला कथन क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रिंटिंग ही लगता है गड़बड़ था ये। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन है भारत को 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ये कथन सही है। भारत को अगर भौगोलिक प्रदेश के हिसाब से देखें तो 25 भाग में बांटा गया है इसको, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? इस विभाजन का आधार तुंगता, स्थलाकृति, वर्षा इत्यादि है, तो ये भी कथन सही है। जबकि पूछ क्या रहा था? असत्य, तो दोनों में से तो कोई असत्य है ही नहीं, क्योंकि ये भी बात सही है कि 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया भारत को, और ये जो विभाजन हुआ है उसका आधार तुंगता है, स्थलाकृति है और वर्षा है। तुंगता का मतलब क्या? अल्टीट्यूड्स। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं था, यानी दोनों सत्य था, तो ना तो एक ना तो दो असत्य है, तो इसलिए विकल्प डी हो गया इसका आंसर। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? ध्यान रखना, पूछा नहीं है। तो जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति है कौन कौन? स्वस्थानीय पद्धति है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, स्वस्थानीय पद्धति है बायोस्फीयर रिजर्व, स्वस्थानीय पद्धति है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन जीन बैंक जो होता है वह स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण पद्धति नहीं है, बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण पद्धति है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कुछ है, जैसे मैंने नोट किया था कि उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण अगर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वस्थानीय, और सभी घटक, अच्छा ऐसा कि इसमें क्या होता है, सभी घटक जैसे प्रजातियों के लिए अनुकूल होते हैं स्वस्थानीय में, ये भी ध्यान रखना है। पहला मैंने पॉइंट बोला है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण जब हम करते हैं किसी भी जीव का तो वो स्वस्थानीय होता है, और इसमें सभी घटक जो होता है उस प्रजाति के अनुकूल होता है। ठीक है, जबकि बाह्य, अच्छा एक चीज़ और है, एक फैक्ट और, कि बाह्य स्थानीय संरक्षण की अपेक्षा ये सस्ता और आसान भी होता है। कौन? स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण। तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है। वैसे जब भी आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बोल दिया करूँगा। 15, निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है? तो मूल स्वरूप में, पहले तो ये समझ लीजिए, एक फैक्ट मतलब यही है कि प्रदूषक जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, याद रखना है। कौन है वैसा? डीडीटी। तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। हालांकि डीडीटी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक भी प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? जो अपने मूल ही रूप में रह करके, मतलब जैसा रूप है उसी रूप में रहेगा और प्रदूषण फैलाता रहेगा, तो उसकी श्रेणी में डीडीटी, CO2, CO और प्लास्टिक है। ठीक है, 16, कथन है रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि COD का मान जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होती है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, शायद आपको नहीं होता होगा लेकिन मुझे होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं भी ध्यान से बोलूँगा। रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होता है, तो ये पता है कथन सही है। मान मतलब वैल्यू, ये कह रहा है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से अधिक होता है। क्यों? वैसे ये कथन सही है, लेकिन मैं क्यों का जवाब दे देता हूँ। क्योंकि जल में कुल कार्बनिक पदार्थों के लिए ऑक्सीजन की कुल मांग की माप करता है कौन? COD। ठीक है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं सबकी ऑक्सीजन मांग का मेजरमेंट करता है COD, इसीलिए उसका मान ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है। किससे? BOD से, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। कारण क्या है? जैविक ऑक्सीजन मांग कुल रासायनिक माप है। अब यही तो गलती हो गया, क्योंकि मैंने क्यों का जो जवाब दिया था यहीं पर आंसर इसका निकल जाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग कुल ऑक्सीजन डिमांड की माप नहीं है। कुल ऑक्सीजन मांग के डिमांड का जो माप करता है वो तो COD करता है, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करता है।
तो ये गलत हो गया। फिर भी आगे लाइन देखते हैं, जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों जैसे जैव क्षयकारी और जैव अक्षयकारी के ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है। जी नहीं, जो कुल ऑक्सीजन मतलब कुल कार्बनिक पदार्थों के लिए जो ऑक्सीजन की मांग है उसका मेजरमेंट COD करता है, ना कि BOD, इसीलिए उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो कथन सिर्फ सही है और कारण गलत है, इसलिए विकल्प C इसका आंसर हो जाएगा, A सही R गलत। अच्छा, अब देखिए दृष्टि IAS में इससे संबंधित कुछ बातें थी। पता है क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ है, मतलब कहाँ मिलता है, तो महासागरों में मिलता है। वहीं पर हमने एक बात और डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जीव है, सबसे छोटा जीव जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसके बारे में मैंने बताया था प्रोक्लोरोकोकस। प्रोक्लोरोकोकस तो आपको याद आ ही रहा होगा। अब देखिए 17 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसका चक्रण नहीं होता है। तो देखिए कार्बनिक पदार्थों का तो चक्रण होता ही है, अकार्बनिक पदार्थों का भी चक्रण होता है, जल का भी चक्रण होता है, लेकिन ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसीलिए चक्रण नहीं होता है। अच्छा, ऊर्जा संबंधित याद आया, अभी हमने क्या चर्चा की थी कि पिरामिड 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक ऊर्जा का पिरामिड होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म बेमेल है। तो बेमेल क्या है, पहले मेल वाला देख लेते हैं, फिर बेमेल अपने आप मिल जाएगा। तो आविष्कार और आविष्कारक है, तो टीबी चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने ही हैजे का टीका का भी आविष्कार किया था, तो A और B सही है। विटामिन D का जो आविष्कार किया है किसने? हॉपकिंस ने किया है, तो ये तीनों सही है। जबकि जीवाणु की जो खोज है यानी आविष्कार है वो ल्यूवेन हॉक ने किया है। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया आपका, लेकिन एक इसमें शब्द है इवानोवस्की। पता है इससे संबंधित एक दृष्टिया इसमें क्वेश्चन था, उस समय हमने ये पढ़ा था कि दमित्री इवानोवस्की, इसका पूरा नाम इनका है, ये रूस के हैं, दमित्री इवानोवस्की, ये वायरस के खोजकर्ता हैं, इन्हीं आविष्कारक हैं। तो ये दृष्टि वाले में था। तो इसी तरह से साथ साथ आपका दृष्टि वाला भी फिर से रिवीजन हो जा रहा है एक तरीके से। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम रिवीजन करें तो आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और गलती की संभावना उतनी ही कम होगी और नेगेटिव मार्किंग भी उतना ही कम हम लोग का होगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो सीधा सीधा याद रखना है, जो वर्णांध व्यक्ति होगा लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन, RNG ऐसे करके याद रख लीजिए, RNG। तो लाल और हरा जो है उसमें अंतर नहीं कर पाता, विकल्प D इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए 20 नंबर, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। विकल्प B इसका सही आंसर हो गया। अब दृष्टिया इसमें एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होता है, यकृत, लीवर। लीवर के बारे में एक बात और हमने सीखा था वहाँ पे कि लीवर में एक पुनः विकसित होने की क्षमता होती है, तो एक हो गया। अच्छा एक चीज़ और हमने पढ़ा था कि ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं, यानी तिल्ली को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे दृष्टि वाले, ये भी रिवीजन हो गया। 21, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक होता है, इसलिए विकल्प D इसका आंसर हो गया। 22 नंबर, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका यानी आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो क्या बोला क्वेश्चन, समझ में आया? देखिए फिर से पढ़ता हूँ, बोल रहा है ये कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है, ठीक है, नेचुरल पिगमेंट है, जो मानव त्वचा, बाल यानी कि मानव का बाल, परितारिका यानी कि उसकी आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? यह परावैंगनिक विकिरण से यानी अल्ट्रावायलेटेड जो रेडिएशन होता है उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? मेलानिन। अच्छा अब इसमें कुछ और फैक्ट है, क्या है? एक क्वेश्चन आया था दृष्टि आइएस का, वही वाला लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या है उसमें। एक आया था कि क्रोमेटोफोर क्या होता है? तो बर्नयुक्त प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं होती है। नहीं इसी का है, अभी डिस्कस हमने किया था, ये तो ध्येय आइएस का ही है। क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर एक बर्नयुक्त और प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है क्रोमेटोफोर? तो उभयचर में, मत्स्य यानी मछली में, रेंगने वाले जीवों में पाई जाती है। मतलब क्रोमेटोफोर एक ऐसी सेल होती है ना, ऐसी कोशिका होती है जिसके कारण चमकता है, वो मछली में देखते हैं ऊपर चमकता रहता है उसका पार्ट, तो वही चीज़ यहाँ रिवीजन हो गया। अब देखिए 23 नंबर, प्रोबायोटिक
प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लीमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोबायोटिक शब्द का, पद का। विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 24 नंबर, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। दरअसल ये होता है ना, अधिक ऊंचाई पर हवा फैलती है, ठीक है। हवा जब फैलेगी तो क्या होगा, उसकी सघनता कम हो जाएगी, और जब सघनता कम हो जाएगी तो वायुदाब कम हो जाएगा, यानी कि हवा का दबाव कम हो जाएगा। और जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो जल कम तापमान पर ही उबलने लगती है। यही मेन बात है। 25 नंबर, अच्छा इसमें और कुछ है, हाँ दृष्टि आइस वाला, इसमें रिवीजन वाला बात है। एक क्वेश्चन था वहाँ पर, खाना जल्दी पकता है, कथन के तौर पे था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो हमने बोला था हाँ ये सही कथन है। फिर उसके दूसरे कथन में क्या था, ताप और बाष्प ढक्कन, अच्छा हाँ समझ वहाँ पर डिस्कशन किया था क्यों जल्दी पकता है भाई, तो ताप और जो बाष्प होता है वो उससे निकलता नहीं है, जब खोलता है तो नहीं निकलता क्योंकि ढक्कन उस पर लगा रहता है ऊपर में, तो उड़ नहीं पाता है वो ताप और बाष्प। इसके कारण क्या होता है, अंदर का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक कितना बढ़ता है कि 100 से 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब बताइए जो खाना 100 डिग्री सेल्सियस पर पकना था उसको आप 121 डिग्री दे रहे हैं, तो वो तो जल्दी पकेगा ही पकेगा। गर्मी के दिनों में 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है दिल्ली जैसे शहरों में, तो हालत ख़राब हो जाती है, लगता है कि बाप रे कितना ज़्यादा गर्मी हो गया। तो अब सोचिए 21 डिग्री सेल्सियस खाना पकाने वाला जहाँ पर 100 डिग्री चाहिए था, तो वो तो जल्दी पकेगा ही पकेगा। अब देखिए 25, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो वायु से बने होते हैं। तो ये विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन क्या है, शैवाल को पारिस्थितिकी तंत्र के प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है, बिल्कुल सही है, शैवाल पारितंत्र का प्रथम पोषण स्तर पर रखा जाता है। दूसरा क्या है, जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव द्वितीय उपभोक्ता पर पड़ता है, जी नहीं, गलत बात है। जैव आवर्धन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है सर्वोच्च स्तर पर जो होता है उसको पड़ता है, वो कौन है, सर्वाहारी, सर्वाहारी नहीं मनुष्य। तो विकल्प ए केवल एक सही हो गया। 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कथन क्या है, वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। अब देखिए आ गया, अब फिर यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, क्या बोला है, वन के जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, तो बिल्कुल सही है, वन का जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कथन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हो गया, तो आंसर तो सी हो गया। अब थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फास्ट में। पिरामिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा कि पिरामिड 3 तरह के होते हैं, एक जीव संख्या पिरामिड होता है, दूसरा जीव भार पिरामिड होता है, एक ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। और ज़्यादातर बार पूछता भी वही है। कन्फ्यूजन पता है किस में होता है, जीव संख्या पूछ ले और जीव भार पूछ ले, तो याद रखना है जीव संख्या पूछे, संख्या नंबर, तो जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो उसमें उल्टा बनता है, उसमें क्या बनता है, उल्टा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और अभी जो सबसे पहले मतलब अभी पिछले बार में जो क्वेश्चन मतलब अभी जो आया था अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें घास पारितंत्र के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा घास पारितंत्र की बात कर लीजिए, मतलब घास पारितंत्र के जीव संख्या की बात कर लीजिए या तालाब के जीव संख्या की बात कर लीजिए, उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, जीव संख्या का पिरामिड वन पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, जबकि घास पारिस्थितिकी तंत्र और तालाब में सीधा बनता है, ठीक है। अब एक लास्ट बात, जीव भार के बारे में बात करें, तो जीव भार के बारे में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बनता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बनता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे ना तो आपको याद रह जाएगा, तो थोड़ा टाइप करने में मेहनत लगेगा, आपको मन लगेगा कि अरे कौन टाइप करता है, लेकिन इसी मन को कान पकड़ के मनाना है कि नहीं टाइप कर लूँगा तो मुझे याद रहेगा, या टाइप कर लूँगी तो मुझे याद रहेगा। अब देखिए, एक प्रकाश संश्लेषण शब्द आया, इससे हमें फिर से 2 बात याद रखनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण महासागर में होता है, क्योंकि तभी तो वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अच्छा, उसके बाद फिर है एक हमने शब्द पढ़ा था प्रोक्लोरोकोकस, दृष्टि आइस का ये सारी बात बता रहा हूँ मैं। तो प्रोक्लोरोकोकस जो है ये सबसे छोटा जीव है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए महासागर में, ठीक है। तो ये फिर से रिवीजन हो गया आपका। तो इसी तरह से जब जब आएगा, जहाँ जहाँ आएगा मैं बोलता रहूँगा, जितनी बार रिवीजन हो सके करते और करवाते रहेंगे। 28 नंबर देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था।
तो ये बात सही है कि जो हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अब आप मैप में देखिएगा स्टॉकहोम कहाँ पर है, आपके लिए काम हो गया है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लागू हुई थी, तो उसी के मद्देनज़र 1986 में भारत में कानून बना। तो पहला कदम तो सही हो गया। दूसरा, यह कानून स्वैच्छिक है जी नहीं, जो कानून है ये कानून बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, और इसके तहत दंड का प्रावधान भी है, तो इसलिए कथन गलत हो गया। तो केवल एक सही, ए नंबर विकल्प 29। अनुक्रमण यानी सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु निभाते हैं, यानी कि क्लाइमेट निभाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, सक्सेशन यानी अनुक्रमण को अगर एक लाइन में समझाना हो तो क्या बोलेंगे, सोचिए। देखिए, मेरे मन में जब मुझे लगा कि मैं क्या बोलूँगा वीडियो डिस्कस करते समय, तो पता है मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आया आसान भाषा में। अनुक्रमण यानी सक्सेशन कहते हैं जैविक या अजैविक घटकों के में जो परिवर्तन होता है ना, उसको कहते हैं। अब जैविक में वनस्पति और जंतु आ गए हैं, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, अजैविक घटकों में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो इसी को बोलते हैं अनुक्रमण। और ये जो परिवर्तन होता है ना, इसमें सबसे मुख्य जो भूमिका होती है वो जलवायु की होती है, जल और वायु की होती है, इसलिए जलवायु बोल दिए। तो जलवायु की सबसे मुख्य भूमिका होती है अनुक्रमण में। अब अपने आसपास इसको अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 30 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या है विचार करने के लिए? जीवाणु है, कवक है और विषाणु है, ये 3 चीज़ पर विचार करना है। क्या बोला है विचार करने का? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कौन से अवघटक कहलाते हैं? तो देखिए, पारितंत्र में अवघटक के रूप में जीवाणु और कवक, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अवघटक कहलाते हैं। कवक से याद आया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है गंजापन का मुख्य कारण क्या है? तो कवक है। तो याद रखना है। दाद खाद खुजली भी कवक के कारण होता है, जो त्वचा पर होता है ना दाद खाद खुजली, तो भी किसके कारण होता है? कवक के कारण ही होता है। ये क्या आ गया भाई? तो देखते हैं इधर, तो दोनों सही हो गया, बी नंबर 1 और 2। 31, बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग उष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तो आपने देख लिया कि बोलोमीटर का प्रयोग उष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन के में किया जाता है। ठीक है। अब दृष्टि आईएएस में एक क्वेश्चन था मिलान करने वाले में से, उसका मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। तो सही जो सिर्फ मिलान किया हुआ है। जैसे फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है महासागर की गहराई मापने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक तापमान का मापन करने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट करना हो अगर वायुमंडल का, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ऑन्डोमीटर क्या होता है? तो ऑन्डोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वो जो नहीं बाइक के आगे में लगा रहता है या फिर कोई मोटर गाड़ी के आगे में, तो वो ऑन्डोमीटर होता है। तो कितना दूरी तय हुआ है उससे पता कर लेते हैं, सफ़र कितना दूर हमने चला। अब देखिए 32, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन की विधि द्वारा होता है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अब देखिए, होता क्या है ना कि जो चालन विधि होता है जिसके थ्रू ठोस पदार्थों में ऊष्मा का आदान मतलब संचरण हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, तो इसमें पदार्थ का जो अणु होता है, निकट वाला अणु, उसी में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। जैसे कैसे? जैसे एक कप लीजिए, कप में चाय भरिए और जो स्टडी टेबल पर रख दीजिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रखिए और वहाँ से हटा दीजिए कप को। फिर देखिएगा वो टेबल का उस पार्ट जिस पार्ट तक कप रखाया था वहाँ पर गर्म हो जाता है। तो पता है कैसे गर्म हुआ? मतलब ये जो गर्म हुआ यानी कि ऊष्मा का संचरण हुआ, दोनों ठोस पदार्थ थे, हो गया ऊष्मा का संचरण। तो ये हुआ चालन विधि के थ्रू हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि कप का जो अणु था और वो अणु जो टेबल के मतलब अणुओं से टच कर रहा था, तो उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? ऊष्मा का आदान प्रदान कर लिया, तो चालन हो गया ये। 33, कथन है लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये बात सही है, वर्ण विक्षेपण लाल रंग का कम होता है, लेकिन अगर पूछता तरंग दैर्घ्य तो ये सबसे ज़्यादा होता है। कारण क्या लिखा हुआ इसमें? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो हाँ सही बात है, तरंग दैर्घ्य हमेशा लाल रंग का ज़्यादा होगा और लाल रंग का अगर वर्ण विक्षेपण पूछे तो ये सबसे कम होता है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ए नंबर हो गया इसका विकल्प। ठीक है। अब देखिए तरंग दैर्घ्य आया ना, यानी कि वेवलेंथ, तो इससे संबंधित
एक ट्रिक हमने वहाँ पे जाना था और एक क्वेश्चन भी आया था वहाँ पर दृष्टि आईएएस में। जब दृष्टि आईएएस बोला मतलब यूपीएससी का दृष्टि आईएएस वाला टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसमें आया था कि एक क्वेश्चन आया था कि वेवलेंथ के क्रम में घटते क्रम में लगाना था। तो किसका वेवलेंथ कम होता है तो किसका ज़्यादा होता है, जिसके लिए मैंने बोला था RMI VUX G रखना है। मतलब क्या, R से रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य, उससे कम होता है माइक्रोवेव का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, और उससे कम होता है इंफ्रारेड का तरंग दैर्घ्य। V से विजुअल लाइट का उससे कम होता है तरंग दैर्घ्य, और फिर U से अल्ट्रावायलेटेड किरण का फिर तरंग दैर्घ्य कम होता है, और फिर X से एक्स रेज का तरंग दैर्घ्य कम होता है। फिर सबसे कम जो होता है वेवलेंथ वो होता है गामा किरण का यानी गामा रेज का, ठीक है। तो ये फास्ट डिवीजन हो गया आपका। अब देखिए सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन करके कार्य करता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन करके यानी रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स करता है ये, ठीक है, सोनार। अब सोनार है क्या, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार को कहते हैं। इसका जो यूज होता है सोनार का, उसका यूज होता है समुद्र की गहराई या समुद्र में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस वस्तु का या उस ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे पता लगाते हैं, उससे जो पराश्रव्य तरंगे जो निकलती है यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो निकलती है उसी की सहायता से हम पता लगाते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है या समुद्र में कोई वस्तु कितनी है, ठीक है। अच्छा, इसके खोजकर्ता कौन थे, नहीं, खोजकर्ता इसके नहीं, ये इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था दृष्टि आईएएस में, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट लिखा हुआ है। एक आया था कुत्ते की सीटी में उत्सर्जित होती है, तो उसका आंसर पता है क्या था, अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्सर्जित होती है। याद करिए, अगर आपने दृष्टि का त्रिशूल देखा है तो उसमें आया था कुत्ते की सीटी, जिसको गाल्टन सिटी भी कहते हैं, तो वो क्या उत्सर्जित करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्सर्जित करती है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन थे। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपका दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस का दोनों एक ही में रिवीजन भी हो जा रहा है। नहीं तो पता है क्या होता है, वरना आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि ना, ऐसे तो पता चलेगा कि सब भूल गया पीछे वाला और आगे वाला पढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ हाथ में है ही नहीं। अब देखिए 35 नंबर, आविष्कार क्या है और आविष्कारक क्या है, मतलब आविष्कार और आविष्कारक को मिलाना है। तो उष्मीय आयन का आविष्कार किसने किया था, तो उष्मीय आयनन का आविष्कार मेघनाथ साहा ने किया। क्वांटम यांत्रिकी का जो आविष्कार है किसने किया है, सत्येंद्रनाथ बोस ने। और क्रेस्कोग्राफ का जो खोज है वो जगदीश चंद्र बोस ने किया है। जबकि अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन ये चंद्रशेखर वेंकट रमन से संबंधित है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बहुत जवान लड़खड़ा है इसमें। उष्मीय आयन के खोजकर्ता हैं मेघनाथ साहा, क्वांटम यांत्रिकी के खोजकर्ता हैं सत्येंद्रनाथ बोस, क्रेस्कोग्राफ के खोजकर्ता हैं जगदीश चंद्र बोस, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के जो खोजकर्ता हैं वो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेटेड पॉइंट, क्रेस्कोग्राफ का यूज क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं इसके बाद ना जो बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2012 से 2020 तक, उस सबको अपलोड करूँगा सेगमेंट वाइज। तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि पौधों की वृद्धि से पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से पौधों की वृद्धि कौन करता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और इसकी खोज किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें दृष्टि आईएएस में पूछा गया था कि पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, यानी कि पादपों के पेड़ पौधों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करने वाले हार्मोन कौन सा है। तो उसका आंसर हमने क्या दिया था, बता दूं कि आप बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूं, कितना आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे थक जाएंगे। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, मतलब उसकी वृद्धि नहीं करने देने वाला हार्मोन है। कौन, एब्सिसिक एसिड। अब पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र क्या है, क्रेस्कोग्राफ। किसने खोजा, जगदीश चंद्र बोस ने खोजा। समाप्त हो गया। अब 36 फिर से सत्य कथन की पहचान करने हैं। तो पहला कथन है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो सही बात है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। दूसरा, ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकत्व वाला अधातु है, तो हाँ ये भी बात सही है कि ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकत्व वाला अधातु है। तो दोनों सही हो गया, इसलिए विकल्प 1 और 2 यानी दोनों हो गया, ठीक है। अब एक दृष्टि आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मांड में सबसे सामान्य तत्व कौन सा है। सबसे सामान्य मतलब सबसे आराम से मिल जाने वाला, तो जो ज़्यादा रहेगा सबसे ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो ब्रह्मांड में सबसे सामान्य तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर भी हमने दिया था हाइड्रोजन, क्योंकि 90%
हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का 90% क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन होगा आपका दृष्टि है इसका। एक क्वेश्चन ये था हाइड्रोजन बम के जनक कौन है, तो एडवर्ड टेलर हैं, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीख लिया, 5 पॉइंट सीख लिया। एक तो ये कि हाइड्रोजन बम के जनक कौन है, तो एडवर्ड टेलर हैं। ब्रह्मांड में सबसे सामान्य तत्व कौन सा है, यानी मैक्सिमम कौन पाया जाता है, तो 90% के रूप में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। फिर ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकत्व वाला अधातु है। तो ये 5 पॉइंट हम सीख लिए। अब देखिए 37 कथन क्या है, अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। अपमार्जक बोलते हैं डिटर्जेंट को, वही डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ एक्टिव व्हील या एरियल या सर्फ एक्सल, यही सब वाला है। तो अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, अपमार्जक मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, नहीं कम जाता है, तभी तो सफाई हो जाती है। तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जब मिला देते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम जाता है। तो आर गलत हो गया, ए सही। अब आप समझ गए होंगे, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ए सही आर गलत। अब देखिए 38 असत्य जो है ना उसकी पहचान करनी है। पहला कथन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो हाँ होती है, ये बात सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि माध्यम की कोई नीड ही नहीं होती उसमें। माध्यम को मीडियम चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है विद्युत चुंबकीय तरंग को पास कराने में। अब क्या लिखा हुआ है, दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है ना। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो ये पॉइंट ऐसे सीरियल नंबर से ध्यान रखना है। तो असत्य पूछा था, तो असत्य तो न 1 है न 2 है, दोनों तो सत्य हो गया। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। 39 खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सत्य है। तो पहला कथन देखते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। उत्पादक जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, यानी इंटरमीडिएटरीज का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल सही है। जो उत्पादक होता है वो जैविक अजैविक घटक के बीच में पुल का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है, इंटरमीडिएटरीज का काम करता है, ऐसे याद रख लीजिए। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना खुद का भोजन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ याद आया, हमने पूछा था ना बताया था ना कि धरती पर सबसे छोटा जो जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसका नाम क्या है। अब बताइए, आप इतनी बार बोल दिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा 40 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनने वाला विटामिन है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो विटामिन बनता है त्वचा में वो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी लेते हैं उससे। अब इससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट, वो भी दृष्टि आय से संबंधित फैक्ट हैं। वहाँ क्वेश्चन आया था ना कि विटामिन दिया हुआ था एक साइड और दूसरा साइड दिया हुआ था उसका वैज्ञानिक नाम, तो वही मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है नेफ्थाक्विनोन विटामिन के का, ठीक है। विटामिन डी का जो नाम होता है वैज्ञानिक वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। अब आपसे 2 प्रश्न हैं, इसका आंसर नहीं देना है, मन में सोच लेना है, और आगे सामने में जो कागज़ रखा हुआ है आपके ब्लैंक वाला उस पर लिख लेना है। अब आप ये बताइए, पहला तो ये कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लिख लीजिए। दूसरा ये कि रक्त का थक्का जमने में मदद कौन सा विटामिन करता है। तो 2 प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नहीं, अब आपके सामने जो पेज रखा हुआ है उस पर लिखने हैं। 41 तो जो सत्य नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, किसके, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में जो सत्य नहीं है उसके बारे में। तो देखिए पहला कथन है, यह वर्ष 1991-1992 यानी 1991 से 92 में शुरू हुआ। तो हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991 से 92 में शुरू हुआ, तो सही है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो ये भी सही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों, उनके आवास एवं गलियारे की रक्षा करना है। हाँ ये भी सही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का यही उद्देश्य है। 4th नंबर, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। बिल्कुल गलत, जंगली हो या पालतू सबके लिए केंद्रित है, सब हाथियों के कल्याण के लिए केंद्रित है। तो इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया, असत्य है, ये सत्य नहीं है। अब देखिए 42 शीतल पेयों में निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कोलाइट्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कैफीन जो है वो शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंकों में एल्कोलाइट्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका तो आंसर ये हो गया सी नंबर। अब इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट है।
पहला पॉइंट ये कि रेनिन जो है एक एंजाइम है जो शिशुओं में दूध को पचाता है, तो ये भी बात याद रखना है। अन्य विकल्प में से रेनिन के बारे में हम जान रहे हैं कि रेनिन एक एंजाइम है जो शिशुओं में दूध को पचाता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आया था दृष्टि आई इसमें कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, मिलान करने वाले में से एक पॉइंट आया था। तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसा हमने मिलान किया था, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ नहीं है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल पेसमेकर के बारे में पूछ रहा है। तो एसे नोड्स जो है वो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। एसे नोड्स को बोलते हैं सिनाट्रियल नोड, सिनाट्रियल नोड को बोलते हैं एसे नोड्स, ठीक है। अच्छा, ये दाहिने कक्ष में होता है और सिनाट्रियल नोड यानी एसे नोड्स करता क्या है, हृदय की गति को कंट्रोल करता है, ठीक है। 44, सूची 1 को 2 से मिलाना है, यानी यौगिक और उसके उपयोग। तो जिंक सल्फाइड का उपयोग क्या होता है, श्वेत पिगमेंट के रूप में। जिंक ऑक्साइड का उपयोग क्या होता है, मलहम बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, बेकरी उद्योग में। और आयोडीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। अब देखिए पायरोलूसाइट, तो पायरोलूसाइट क्या है, किसका अयस्क है, मैग्नीज का अयस्क है। अच्छा 46, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन, पता है एकदम सेम क्वेश्चन, सिर्फ 2 विकल्प अलग था, एकदम सेम क्वेश्चन ये पूछा था दृष्टि आईएएस में। तो लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं है, उसमें भी यही पूछा था कौन नहीं है। तो वहाँ पर था क्या, कुछ रोडोडियन ऐसा करके कुछ था, यहाँ पर होगा रेडॉन, ठीक है। तो रेडॉन जो होता है वो अक्रिय गैस नहीं होता है, ध्यान रखना है। जबकि ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सब क्या हैं, ये हैं अक्रिय गैस। कहाँ, वायुमंडल में। अच्छा, अब दृष्टि आईएएस वाले में उन्होंने जो डिस्कस किया था कि आवर्त सरणी के समूह 18 में जो तत्व हैं वो सब गैसीय तत्व हैं और वो सब क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैस, नोवेल गैस या इंसर्ट गैस, ठीक है। अच्छा, ये जो रेडॉन गैस है ना, जिसके बारे में मैंने बोला कि वायुमंडल में अक्रिय गैस नहीं है, ये पता है मिट्टी से निकलता है। और सबसे खास बात बताऊँ इसके बारे में, इससे ब्लड कैंसर होता है। तो जो जैसे कि बड़े बड़े मकानों में जो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो वहाँ जो, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर का किराया पता है बहुत कम होता है, क्योंकि वो रहने लायक नहीं होता है, उससे रेडियन गैस निकलते रहता है, खास करके जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं, तो जो कि ब्लड कैंसर का कारण होता है। अब 47, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस एक की उपस्थिति के कारण होता है। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण, लाल चटक रंग। आतिशबाजी का मतलब क्या, जो ब्रस्ट क्रैकर्स नहीं करते हैं, जो पटाखा छोड़ते हैं दीपावली में, तो उसमें जो लाल चटक रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। विकल्प 20 का आंसर हो गया। 48, मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा है। तो मानव की दूध में प्रोटीन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर में 1.1 ग्राम होता है। फिर से बोल रहा हूँ, 100 मिलीलीटर में, मानव का दूध अगर 100 मिलीलीटर है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी 1.1 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ लेता कि कैलोरी ऊर्जा कितना होगा, किलो कैलोरी ऊर्जा कितना होगा, तो 60 से 75 केजी इसमें होता है, मतलब ये कैलोरी ऊर्जा। बसा का पूछता है 100 मिलीलीटर में, तब क्या बोलते हैं, 2.6 ग्राम बोल देते हैं। और प्रोटीन का अगर पूछता प्रोटीन कितना है, तो ये तो पूछा ही है, तो 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलियन। अच्छा, ये जो है ना, ये बस कैलोरी ऊर्जा, तो 60 से 75 ये किलो कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, ध्यान रखना, किलो कैलोरी ऊर्जा, केजी नहीं, तो वही केजी हो गया। अब देखिए 49, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, तो उसे पता है क्या कहते हैं, थाइमस। थाइमस एक ऐसी ग्रंथि है जो बच्चों में तो होती है क्रियाशील, लेकिन जैसे ही वयस्क होता है तो उस अवस्था में गायब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ग्रंथि से याद आया कि एक क्वेश्चन पूछा गया था दृष्टि आईएएस में कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। और यकृत में क्या होता है, अभी भी हमने डिस्कस किया था, यकृत में एक गुण होता है कि वो पुनर्विकसित हो सकता है। एक क्वेश्चन और आया था इसी वाले में से, अभी हमने डिस्कस किया है कि पूर्णरूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि को पूर्णरूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रंथि के बारे में 3 फैक्ट अब हम लोग के पास जमा हो गया है। पहला ये कि वैसी ग्रंथि जो बच्चों में क्रियाशील होती है, वयस्क में नहीं, गायब हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि हो गया। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर मानव में पूछे तो यकृत है, जिसमें पुनर्विकसित होने की क्षमता होती है। तीसरा पूर्णरूपेण, मतलब पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि, आंतरिक रूप से स्रावित होता है, बहता है, तो पीयूष ग्रंथि। 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, तो असत्य कौन है, तो पहले सत्य को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड सदैव उल्टा होता है, तो देखिए आ गया ना,
वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, तो सही हो गया। अच्छा, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होती है, तो ये भी बात सही है। अच्छा, जो ये तो तीनों सही हो गया। गलत वाला क्या था, ए नंबर ऑप्शन है गलत वाला, जो आंसर होगा इसका। लिखा हुआ है पारितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है, तो यही गलत हो गया। 90% ऊर्जा उपभोग कर ली जाती है और 10% तो ट्रांसफ़र होता है दूसरे में। ऊर्जा का 10% का नियम इसीलिए तो बना हुआ है, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, अब पिरामिड वाला जो आया था क्वेश्चन, उसमें खाली आधा सिर्फ से फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ, आधा आप याद कीजिएगा। हमने पिरामिड के बारे में क्या पढ़ा था, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, जीव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड के बारे में बोला कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उसका हमेशा पिरामिड सीधा बनता है। अब आपको जैव पिरामिड और जैव भार पिरामिड और जीव संख्या पिरामिड के बारे में क्या क्या फैक्ट बताए थे 2-2 पॉइंट में, वो याद कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो में किस तरह के सुधार की संभावना है और किस पे वीडियो और बनाना चाहिए ज़रूर आप बताइएगा। वाह, इतना लंबा वीडियो बन गया।